न्यूज आवर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। एनडीए गठबंधन में शामिल हुआ कर्नाटक का जेडीएस। कुमारस्वामी ने अमित शाह से मुलाकात के बाद किया ऐलान, कहा हमारी कोई डिमांड नहीं। महिला आरक्षण पर बोले राहुल, बिल जल्द लागू करे सरकार। कहा जातिगत जनगणना परिसीमन की शर्तें हटाई जाएं, ओबीसी समुदाय को भी करे शामिल। सनातन पर टिप्पणी के लिए उदयनिधि को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर करने के दिए निर्देश। टिप्पणी में सनातन धर्म को मिटाने की कही थी बात। 7 घंटे तक चली मैराथन बैठक। शैलजा के बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह का पलटवार, कहा किसी से नहीं हो सकती मोदी की तुलना। राजस्थान, यूपी सहित 23 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में इस महीने 78% ज्यादा बारिश। देश भर में ओवरऑल सामान्य से 7% कम बारिश। यह है प्रमाण सागर मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज आवर, सबसे आगे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर छिंदवाड़ा जिले के सौसर से है, जहां पाडुरना में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा, कमलनाथ जी से ये वही पूछने आए हैं कि वे शपथ ग्रहण समारोह का समय और तारीख कौन सी है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वे कमलनाथ को वापस सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। वहीं यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी ने युवाओं को धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, 14 साल से जनता को लूट रहे हैं। जी ने मुझे बुलाया। बहुत पहले से मांग थी कि यहाँ छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा लगाई जाए, तो आज आपकी इतनी पुरानी मांग पूरी होने जा रही है। लेकिन यहाँ बैठे माता और बहनों और बुजुर्गों से ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिमा आज लगी है, ये केवल पांडुरना की शान और उस चौराहे की पहचान बनकर ना रह जाए। ये आपका कर्तव्य है कि आप आने वाले पीढ़ियों को शिवाजी महाराज के बारे में बताएं और उनकी आत्मा आप जीवित रखें। साथियों, समय का अभाव है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। अभी अभी आप जो कह रहे थे, जो जिक्र कर रहे थे कि कमलनाथ जी सबके कुटुंब प्रमुख करके है, सभी को अपना मानते हैं और घर में सुख दुख का कुछ भी क्षण हो तो कमलनाथ जी स्वयं आते हैं, मदद करते हैं। मुझे भी लगता है कि हमारी पहचान वैसे तो ज्यादा सालों से नहीं, शायद 3-4 सालों से हम बात करते आए हैं और कभी कभी ऐसे भी लगता है कि जनरेशन गैप है, नहीं है, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि जब मैं मंत्री था, जब हमारी सरकार थी और उसके बाद भी कभी कभी ऐसे ही रात को 9 बजे 10 बजे कमलनाथ साहब का फोन आता था, पूछते थे सब कैसे चल रहा है, ठीक चल रहा है ना, कांग्रेस साथ में है ना, हमारी महा विकास आघाड़ी कैसे कर रही है। मुझे लगता है यही, इसे ही कहते हैं रिश्ता, इसे कहते हैं प्यार, और ये प्यार मैंने महसूस किया है। पण कमलनाथ जी आज इथे या सभेसाठी तर आलोच आहे, आपल्याला भेटायचं पण होतं इथे मध्य प्रदेशमध्ये। मध्य भारत, आपला मध्य प्रदेश हे एक महत्वाचं राज्य आहे, महाराष्ट्र आहे, आपण सगळे एकत्र आहोत। पण आज मला येऊन आपल्याला अजून एक संधी साधून आपल्याला एक विचारायचं होतं की ठीक आहे, आज मला इथे भाषण करायला मिळते, लोकांना भेटायला मिळते, पण आपल्याकडून, कारण आपण तारीख वार खूप पाळत असता, मला एवढंच आपल्याकडून आज विचारायचं होतं कि अपन शपथविधीची तारीख कुठची ठरवलेली आहे। आदित्य जी यहाँ बैठे हैं, मैं आपको एक इतिहास बनाना चाहता हूँ। इमरजेंसी का समय था, संजय गांधी जी ने बाला साहब से बात करी, उन्होंने बात करी, संजय गांधी जी ने मुझे बुलाया, कहा कि बंबई जाइए, बाला साहब
से आप बात करके आना। मैं तो बाला साहब को जानता ही नहीं था। मैंने कहा क्या बात करनी है? उन्होंने कहा बाला साहब को आप कन्विंस करिए कि ये इमरजेंसी को सपोर्ट करें। मैं मुंबई गया, शाम का वक्त था, आदित्य का तो जन्म नहीं हुआ था, और बाला साहब से 2.5 घंटे मैंने बातचीत करी। 2.5 घंटे, बड़े शौकीन थे बातचीत में, इधर की बात करी उधर की बात करी। मैंने कहा आप जानते हैं देश में इमरजेंसी, इतनी सारी पार्टियां विरोध कर रही हैं। उन्होंने मुझे बीच में टोका, कहते हैं शिवसेना आपको सपोर्ट करेगी, और शिवसेना ने इमरजेंसी को सपोर्ट किया। ये इतिहास है। सुनील केदार जी यहाँ बैठे हैं, ये तो बाद के हैं, ये तो बाबा साहब केदार के बेटे हैं। मेरे संबंध तो बाबा साहब केदार के साथ थे, और मुझे खुशी है कि सुनील भी उनके काबिल, उनके बराबर। खबर भिंड से है, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने यादव समाज सम्मेलन कराया है, जिसमें लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव शामिल हुए, जिन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि सभी राजनीतिक दल बीजेपी की ओर से निकाली गई विकास यात्रा आशीर्वाद यात्रा की नकल कर यात्राएं निकाल रही हैं। वहीं बीजेपी विधायक कृष्णा गौर भी यदुवंशी सम्मेलन में पहुंची और कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने सनातन धर्म का विरोध किया है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा के चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। पूरे मध्य प्रदेश का वातावरण भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। चारों तरफ हो रहा विकास और जन कल्याण के कार्य निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाएंगे। हम आत्मविश्वास से भरकर इस चुनाव में जा रहे हैं और जनता हमें भरपूर आशीर्वाद देगी, इस बात का हमें विश्वास है। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो आप सबने देखी होगी, और बाकी के दल है ना उसकी नकल करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, पर नकल होती है और असल होती है। जो आज भारतीय जनता पार्टी की चाहे विकास यात्रा निकली हो या जन आशीर्वाद यात्रा निकली हो, और आपने हर यात्रा में जन सैलाब देखा होगा, जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उसका जो कारण है कि वास्तव में मध्य प्रदेश में जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वास्तव में देश में और प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है, और जो जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने जितनी तेज गति से प्रदेश के अंदर और देश के अंदर विकास किया है, और आप भी जानते हैं कि विकास के नाम पर ही जनता वोट देती है, और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे छोटी पार्टी हुआ करती थी, आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी। खबर दतिया से है, जहां पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, दतिया में कानून व्यवस्था और असामाजिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। दतिया में पिछले दिनों रेड़ा गांव में 5 लोगों की हत्या का मामला सामने आया था। इस हत्याकांड में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने और हत्याकांड के पीछे मूल कारणों का पता लगाने में गृह मंत्री की भूमिका संदिग्ध है। मीडिया से चर्चा के दौरान राजेंद्र भारती ने कहा, फर्जी मतदाताओं को जोड़ा घटाया जा रहा है और इसके लिए चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। 5000 के मतदाता फर्जी नाम होने की शिकायत उन्होंने जिला प्रशासन से की है। हालांकि शिकायत के बाद यह नाम हटा भी दिए गए। उन्होंने उनके रिटायर्ड रजिस्ट्रार पर भी चुनाव अधिकारियों की बैठक लेने और फर्जी मतदाता सूची बनाने में शामिल होने का आरोप लगाया है। और तो पुलिस या तो मिली हुई है या ध्यान नहीं दे रही है। दुबई जैसे देश से सट्टा चल रहा है। दतिया के लोग दुबई से सट्टा खिला रहे हैं। 100 करोड़ रुपए जो है वहाँ लगाए हुए। फ्लैट भी है सट्टे वहाँ दुबई में जी, फ्लैट भी ले लिया है। हाँ, फ्लैट भी है, इंदौर में भी फ्लैट है। तो इसकी सूचना पुलिस को है। विवाह वाटिकाओं में सट्टा हो रहा है, इसकी सूचना पुलिस को है, लेकिन पुलिस मिली हुई है, मंत्री के परिवार के लोग मिले। खबर बुधनी से है, जहां आशीर्वाद यात्रा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में निकाली गई।
यात्रा के पूर्व मंच पर बुधनी नगर वासियों की ओर से युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सरकार में जो विकास कार्य हुए हैं उससे जनता आश्वस्त नजर आ रही है। यही कारण है कि एक बार फिर बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। इस दौरान बड़ी संख्या में लाडली बहनों सहित आमजन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। इस यात्रा में बहुत ही सफल आयोजन है। अनेक यात्राओं में मेरा जाना हुआ है। जो समर्थन सेल्फी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसके आधार पर मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व विजय हो, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी। आज भारी संख्या में यहाँ पे माताएं उपस्थित। मैं प्रणाम आपके चरणों में करना चाहता हूँ, महिला मातृशक्ति के चरणों में करना चाहता हूँ। माताएं, ये चीज, ये जो लाडली योजना जो हमने शुरू करी है, ये केवल कोई कर्मकांड नहीं है, केवल कोई योजना नहीं है। ये आपको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और माननीय मोदी जी ने जो अब घोषणा कर दी, माननीय मोदी जी ने संसद में जो बिल पास कर दिया, राजनीतिक रूप से भी सभी माताओं को सशक्त करने का अभियान है। पहले हम एक यात्रा करते थे तो मध्य प्रदेश के सब क्षेत्रों में नहीं जा पाते थे, इसलिए इस बार 5 यात्राओं का आयोजन किया और सभी स्थानों पर यह यात्रा पहुंचे, इस बात का प्रयत्न किया। मुझे भी यात्रा में अनेक स्थानों पर राज्य भर में जाने का अवसर मिला। यात्रा को जिस प्रकार का समर्थन, जनता में जिस प्रकार का उत्साह, बहनों की आंखों में जिस प्रकार का समर्थन और बुजुर्गों की आंखों में भी जो चमक दिखाई देती है, उसके आधार पर मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि नवंबर में चुनाव होगा, दिसंबर में रिजल्ट आएगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। घर घर जाएंगे, वोट मांगे। मध्य प्रदेश के दतिया में खंड स्तरीय बैंकर्स समिति एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्वीप का एक संयुक्त आयोजन जिला पंचायत भवन में किया गया, जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव ने बैंकर्स की बैठक ली। उन्होंने इस बैठक में बैंकर्स को अपने यहां निर्वाचन कार्य में प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी पॉइंट स्थापित करने की सलाह भी दी। इस मौके पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जिला पंचायत के सीईओ कमलेश भार्गव ने निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेने और लोगों को प्रोत्साहित करने की शपथ भी दिलाई। इस मौके पर विभिन्न बैंकों के अधिकारी मौजूद थे। आज अपनी जो खंड स्तरीय बैंकर्स की बैठक भी हुई, इसमें विकासखंड के सारे बैंकर्स भी आए हैं। हमने जो मासिक बैठक के साथ साथ हमने सारे बैंक वाले से अनुरोध भी किया है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो अतः आप अपने बैंक पर सेल्फी पॉइंट भी लगाएं और कस्टमर को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित भी करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है। जिस दिन मतदान होता है उस दिन आपके घर में जितने परिवार के जो पात्र व्यक्ति जिनका मतदाता सूची में नाम है, वो मतदान करने जरूर जाएं। अपने दोस्तों को भी बोलें, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार को, सभी को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करें। तो आज सभी लोगों ने, बैंकर्स लोगों ने भी सहमति दी, हमारे एलडीएम साहब ने भी सहमति दी है कि हम बैंक्स में सभी जगह सेल्फी पॉइंट लगाएंगे और मतदाता जागरूकता के लिए कार्य भी करेंगे। खबर बेटमा से है, जहां सिखों के पहले गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की बेटमा सहित पूरे भारत में शादी की सालगिरह का जश्न मनाया गया। इस अवसर पर इंदौर रोड स्थित गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन का आयोजन आइडियल चैरिटेबल ग्रुप इंदौर ने किया था। नगर की कीर्तन नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए प्राचीन गुरुद्वारा पहुंचा। होने आया पहली पातशाही धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज
ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ 536ਵੀਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਇੰਦੌਰ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਾਦੁਕਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੇਟਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹਰਜਸ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੀ 536ਵੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਟਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਇੰਦੌਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਧਾਈਆਂ। इंदौर तो सारिया संगतां बेटमा साहब च गुरु नानक देव जी और बीबी सुलखणी जी ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨਾਏ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣਾ ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਔਰ ਪੀਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਆਈਡੀਅਲ ਚੈਰਿਟੀ ग्रुप ICG ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। आज गुरुद्वारा बेटमा साहिब में इंदौर से आई समूह साध संगत ने गुरु नानक देव जी के आज विवाह सालगिरह है। आज के दिन उनकी शादी हुई थी, विवाह हुआ था माता सुलखणी जी के नाल। तो आज विवाह के रूप में, आज बारात के रूप में आज नगर कीर्तन निकाला गया है। गुरुद्वारा बावड़ी साहब से होकर पूरे नगर में वो घुमाया गया नगर कीर्तन और चरण पादुका बड़ा गुरुद्वारा वहाँ पर आके समाप्ति हुई है। ये आज का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से मनाया गया। बड़वानी नगर पालिका परिषद में बीते माह में 24 वार्ड के चुनाव हुए। इस दौरान 14 पार्षदों से चुनकर भाजपा की नगर परिषद बनी। वहीं मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष के वार्ड 8 के चुनावी वादों को वार्ड वासियों की ओर से जमीनी पटल पर पोल खुलने लगी है। वार्ड वासियों का कहना है कि चुनावी जुमलों को लेकर वार्ड वासियों से वादे किए थे लेकिन आज तक पूरे नहीं किए। ऐसे में शासन की मूलभूत सुविधाओं से वार्ड वासी कोसों दूर हैं। जहां एक हुई अत्यधिक बारिश के चलते घरों में गंदा पानी घुस रहा है, साथ ही लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं इस दौरान पक्की सड़क सहित शौचालय की मांग की गई। वार्ड की समस्याओं को जल्द दूर करने की मांग भी की जा रही है। हमारे यहाँ पे पिछले 15 साल हो गए हैं और यहाँ पे 15 साल से बीजेपी का वार्ड है और पर वादे हमेशा इन लोगों ने किया कि हम आपका इस बार जिता दो, हम लोग आपको आपका रोड, आपका नाली, पोल, लाइट सभी सुविधा करके थे। पर अभी तक हमारे यहाँ पे ना तो नाली बनी है, ना तो रोड बना, ना तो पोल लगा है। बहुत परेशान है। कल बारिश हुई बहुत ज़्यादा और बारिश की वजह से आज तो गाड़ी तो ठीक है, पैदल निकलना मुश्किल हो गया है। हर साल यही होता है, बारिश होने के बाद बारिश में पूरा रोड बह जाता है, घरों में पानी घुस जाता है और कल रात को घरों में कम से कम 1-1 फीट नीचे लोगों के पानी घुस गए रोड नहीं होने के कारण से। बहुत समस्या है। आज वार्ड नंबर 8 के नगरवासी आए थे। उनकी सड़क की समस्या है और मैंने सार्वजनिक शौचालय चाहिए। हम लोगों ने टेंडर लगा दिया है जो 27 तारीख को खुल जाएगा। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां बीजेपी निर्माणाधीन कार्यालय में बीजेपी जिला कार्यालय के शिलान्यास का पत्थर नाली में गिरने से करणी सेना ने आक्रोश जताया है। दरअसल इस पत्थर पर वरिष्ठ सेवा स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान का नाम अंकित था। ऐसे में भूमि पूजन के बाद लगा यह पत्थर नाली में गिरने पर करणी सेना भड़क उठी। उन्होंने इसे स्वर्गीय चौहान का अपमान भी बताया। हमें सोशल मीडिया के द्वारा पता चला कि नंद कुमार जी चौहान जिन्होंने इस कार्यालय का उद्घाटन करा था, नींव रखी थी, उनका पत्थर पीछे नाली में पड़ा हुआ था जो हमने धो के उठा के पवित्र करके यहाँ रखा। देखिए कि आप भी देख सकते हैं वीडियो बताती थी। नंद कुमार जी चौहान ही यहाँ पे नींव रखे गए थे कार्यालय की और कार्यालय का नाम आप सभी ने देखा है तो पितृपुरुषों के नाम पे कार्यालय का नाम भी रखा जा सकता है। और इस तरीके से राजपूत समाज का अपमान नहीं किया जा सकता जो इस दुनिया में है नहीं स्वर्गीय नेता, और उनकी उपलब्धियों को बीजेपी भुला नहीं सकती। बीजेपी एक तरफ संस्कारों की बात करती है और दूसरी तरफ जो पुत्र पुरुष है जो स्वर्गीय है वो जिन्होंने भाजपा को भोज दिया, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, पार्टी के लिए काम किया है और सांसद भी रहे हैं, और उनका इस तरीके से अपमान नाली में पीछे गंदे तरीके से पत्थर पड़ा हुआ था। ये जो
हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो हरदा जिले का कार्यालय जिसका निर्माण कार्य चल रहा है, इस कार्यालय की आधारशिला हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान ने रखी थी और उन्हीं के नाम का यहाँ जो आधारशिला का पत्थर था वो नानी को मिला है। ये किसी असामाजिक तत्व के द्वारा जानबूझकर किया गया काम है। जो गंदा काम जिस व्यक्ति ने भी किया है हम उसका पता लगवा रहे हैं और उसे कड़ी कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे, क्योंकि स्वर्गीय नंद कुमार सिंह जी चौहान हमारे सबकी आस्था का केंद्र है और उनके साथ साथ उस आधारशिला के पत्थर पे भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं के नाम भी लिखे हुए हैं और उस पत्थर का जो अपमान उस व्यक्ति ने जानबूझकर करवाया है तो उसको सजा दिलाने का काम करेंगे। और अभी हमारे कार्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है और उस आधारशिला के पत्थर को जल्द से जल्द एक सम्मानजनक स्थान पर लगाएंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर देवास से आ रही है। आपको बता दें, देवास में भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा बागली पहुंची है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे सतवास। विजयवर्गीय ने सतवास में आम सभा को संबोधित किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा मौजूद रहे। तो देवास से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा बागली पहुंची है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे सतवास। विजयवर्गीय ने सतवास में आम सभा को संबोधित किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया है। यात्रा में कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा मौजूद हैं। तो देवास से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा बागली पहुंची है। खबरों का रुख करते हैं। खबर पेपरिया से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के बैनर तले अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष मनोज सिंह भोपाल का प्रवास 27 तारीख को होना है। उन्हीं के स्वागत और संगठन विस्तार के लिए बैठक का आयोजन किया है। बता दें, सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने सनातन को लेकर गौवंश के मूत्र और गोबर को लेकर जो टिप्पणी की गई थी, जिसको लेकर हिंदू संगठन ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस प्रकार की टिप्पणी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके चलते पुलिस प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। साथ ही कहा कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो संगठन अपने बल पर उचित कार्रवाई के लिए विवश होगा। सभी को लगभग हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज सिंह जी का प्रवास 27 तारीख को तय हुआ है, जो कि भाई साहब भोपाल आएंगे। उसी नियमित माध्यम से जो है आज हमने यहाँ कापरखेड़ा में राष्ट्रीय बजरंग दल की बैठक जो है सदस्यता अभियान एवं भाई साहब के आगमन को लेकर रखी। देखिए, मांगे तो अभी फिलहाल किसी प्रकार की कोई मांगे नहीं है। हमारा जो राष्ट्रीय बजरंग दल का सदस्यता अभियान रहेगा, एक दूसरा हमारा राष्ट्रीय परिषद का सदस्यता अभियान रहेगा। हमारा राष्ट्रीय बजरंग दल का सदस्यता अभियान लगभग पूरे मध्य भारत प्रांत में 1 लाख राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता नए सदस्यता अभियान से जुड़ेंगे। खबर अनूपपुर से है, जहां बारिश और आकाशीय बिजली से नेशनल हाईवे 43 में मैनटोला टोल प्लाजा का सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके कारण टोल वसूली का कार्य प्रभावित हुआ, जिससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। सबसे व्यस्ततम मार्ग होने के कारण सिस्टम प्रभावित होने की वजह से यहां लाखों रुपए के राजस्व की हानि हुई है। सर, यहाँ पे हमारा बिजली गिर जाने से फास्टैग नेटवर्क, आईसी बोर्ड और अपना जो है वायरिंग और एसी, पंखा और लगभग कितने का नुकसान हो गया होगा? लगभग सर लाखों रुपए का नुकसान हो गया सर। उज्जैन नागदा रोड स्थित ढाबला फंटे पर 5 किलोमीटर लंबा वाहनों का जाम लग गया। ढाबला और खेड़ला के ग्रामीणों की ओर से चक्का जाम किया गया। सरपंच हरिनारायण शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 3 दिनों से बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों ने बिल भी भरे हैं, इसके बावजूद रुई ग्रिड के सुपरवाइजर द्वारा ट्रांसफार्मर चढ़ाने के लिए परमिट नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण पिछले 3 दिनों से बिजली गुल है। क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधियों ने सुपरवाइजर कोई समस्या का हल करने को कहा था, लेकिन सुपरवाइजर ने अपनी मनमर्जी करते हुए एक नहीं सुनी, जिसको लेकर जनता में आक्रोश है और लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। संज्ञान में एक मामला आया कि सभी जनता परेशान हो रही थी और सुपरवाइजर को हमने विद्युत मंडल के सभी कर्मचारियों को अवगत भी कराया कि भैया यहाँ जनता की समस्या है, ट्रांसफार्मर भी उनके द्वारा दिया गया है
परंतु मौके पे आकर उनके लिए निराकरण नहीं किया गया है। वो बोलते हैं कि हम 10 मिनट के लिए परमिट नहीं दे सकते हैं। जब सारी ट्रांसफार्मरों पे आयल चोरी हो रहे हैं, दिन पे दिन थाना भैरवगढ़ में रिपोर्ट भी हो रही है कि यहाँ क्षेत्र में आयल चोरी हो रहा है, बिजली आपूर्ति नहीं होने अभी क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था? अभी ये हुआ है पूरा ढाबला फंटे पे 3 दिन से लाइट बंद थी और ये मेरे संज्ञान में आया। हमने थाना प्रभारी भैरवगढ़ को अवगत करवाया, जिसके बाद में जनपद अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी कराड़ा को भी हमने अवगत कराया। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार में होते हुए अगर ये ऐसी स्थिति बनती है और कर्मचारी मौके पे नहीं पहुंचते तो वो एक बड़ी विडंबना है हमारे लिए। ये ढाबला फंटा और खेला 2 गांव की लाइट पिछले दिनों से बंद है, तो ये सब लोग लाइट बंद होने से रोड पे आ गए थे, जिसकी वजह से जाम लग गया था। हमारे द्वारा आकर लोगों को समझाया है, एमपीबी की टीम को भी अवगत करा दिया, उनकी टीम भी आ रही है, लोगों ने खुद ही क्लियर करा दिया। ग्रामीण काफ़ी परेशान है 3 दिनों से लाइट नहीं। अब वो एमपीबी को बता दिया है हमने, वो आ रहे हैं एमपीबी। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ग्राम बमेरा में 2 दिन पहले बाघ ने ग्रामीण पर हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं बाघ आज फिर उसके घर के बाहर खलिहान के पास बैठा नजर आया। घटना की सूचना के बाद परिक्षेत्र अधिकारी पतौर सह पार्क अमला मौके पर पहुंचा और बाघ को खदेड़ने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बाघ उक्त स्थल से उठने का नाम नहीं ले रहा। वहीं वन विभाग की ओर से ग्रामीणों ने अपने घर में सुरक्षित रहने की अपील की जा रही है। वहीं बाघ के गाँव में मौजूद होने से गाँव में दहशत का माहौल है। खबर बालोद जिले से है, जहां छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग का 7वां प्रांतीय 2 दिवसीय अधिवेशन रायपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। बता दें, इस आयोजन में बालोद जिले के स्त्री साहित्यकार जिला समन्वयक डॉक्टर अशोक आकाश हिस्सा लेंगे। साथ ही इस आयोजन में साहित्यकारों की ओर से काव्य पाठक और विभिन्न सत्रों में विचार गोष्ठी आयोजित की जाएगी। ये आयोजन छत्तीसगढ़ी भाषा को परिपुष्ट करने के संबंध में है। छत्तीसगढ़ी भाषा के ऊपर बात होगी, गुणानुवाद होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ी भाषा पर क्या हुआ है, लोक साहित्य पर क्या हुआ है, लोक परंपरा पर क्या हुआ है, कहानी, गीत एवं अन्य छत्तीसगढ़ी साहित्य के विधा पर क्या काम हुआ है, इस पर चर्चा किया जाएगा। और साथ ही महिला साहित्यकार जो छत्तीसगढ़ राजभाषा बनने के बाद, आयोग बनने के बाद, छत्तीसगढ़ी को राज्य मिलने के बाद जिस तरह से हमने छत्तीसगढ़ी भाषा पर विकास किया, उस पर चर्चा किया जाएगा। विभिन्न सत्रों में सत्राध्यक्षों के माध्यम से यह आयोजन होगा। 2 दिवसीय आयोजन है और 2 दिवस के इस आयोजन में पूरे छत्तीसगढ़ से सभी जिलों से साहित्यकारों की उपस्थिति होगी। ग्राम खापरखेड़ा में बनखेड़ी की 10 वर्षीय नाबालिग के साथ बलात्कार का मामला सामने आया है। मंगलवार थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम खापरखेड़ा में एक 10 वर्षीय बालिका के साथ शारीरिक शोषण का मामला सामने आया है, जहां प्रभारी गिरीश कुमार त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि नाबालिग बच्ची बनखेड़ी अपने नाना नानी के साथ खपड़ा खड़ा में रहती थी। घर में अकेला पाकर पड़ोस में रहने वाले एक शख्स द्वारा इसके साथ शारीरिक शोषण किया गया, जिसकी शिकायत प्राप्त हुई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर मामले को संज्ञान में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न सबूतों के आधार पर आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एक बच्ची जो है करीब 10-11 साल की है, वो हमारे पास दोपहर में आई 3-3:30 बजे करीब, और उसने बताया कि कल 20 तारीख को अपने घर पे अकेली थी। वो बच्ची रहने वाली बनखेड़ी पिपरिया की है और यहाँ खापरखेड़ा में उसकी नानी के साथ रहती है। 3 मामा और हैं घर में, लेकिन वो सब मजदूरी करने गए हुए थे। पड़ोस में रहने वाला नरेश मुंगी आया और उसने बच्चे के अकेली होने का फ़ायदा उठाया और उसके साथ गलत काम किया। बच्ची ने जैसे ही इसकी सूचना दी, तत्काल एक पार्टी रवाना करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और बच्चे के बयान, मेडिकल वगैरह की प्रक्रिया कर ली गई है। कल आरोपी को जो है न्यायालय पेश कर दिया जाएगा। खबर काला ढूंगी से है, जहां मयंक फिल्म्स उत्तराखंड की ओर से कोमा उइनी गाना पप्पू हैगो पास रिलीज किया गया। इस मौके पर तहसीलदार प्रियंका रानी, नगर पंचायत अध्यक्ष पुष्कर कत्यूरा और थाना अध्यक्ष नंदन सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं निर्देशक मयंक मेहरा ने बताया कि गीत में उन्होंने स्थानीय कलाकारों को मौका दिया है।
साथ ही कहा कि भविष्य में भी इस तरीके के प्रोजेक्ट पर काम करते रहेंगे, जिससे स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा को दर्शकों तक पहुंचाने का अवसर मिलता रहे। इस अवसर पर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शांति मेहरा की ओर से कलाकारों को पुरस्कृत भी किया गया। आपका स्वागत, अभिनंदन। आज से करीब 20-25 साल पहले मैं मुंबई गया था। उससे पहले मैंने नैनीताल में थिएटर किया, तो मेरे सीनियर्स का उसमें मुझे काफ़ी साथ मिला, सानिध्य मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मुंबई गया, कुछ काम किया, फिर कुछ कारणों से वापस आना पड़ा। अब यहाँ पे आके मैंने वापस वही काम जो मैंने अपने सीनियर्स से सीखा, वही जो कुछ मैंने मेरी सीख थी, जो कुछ मैंने अपने सीनियर से सीखा है, वही मैं यहाँ के यूथ को, यहाँ के नए बच्चों को देना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये जो वीडियोस बनाता हूँ या शॉर्ट फिल्म्स बना रहा हूँ, उसमें मेरी सिर्फ एक ये इच्छा रहती है कि मैं यहाँ के स्थानीय कलाकारों को मौका दूँ, उनको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दूँ। और मैं म्यूज़िक थोड़ा करते रहता हूँ। नाइक जी मेरे को उसमें प्रमोट करते रहते हैं कि थोड़ा सा कुछ नया करना चाहिए, तो ये सॉन्ग्स हमने करा और आगे भी हम भविष्य में ऐसे ही सॉन्ग्स करते रहेंगे, नए नए गीत बनाते रहेंगे। और जो इसका म्यूज़िक में हम करते रहे, इससे हमने 2-3 गाने इससे पहले और भी किए और अभी एक नया प्रोजेक्ट और होने वाला है पहाड़ के ऊपर, जिसका नाम है झूमो लो, तो उसके ऊपर भी एक सॉन्ग आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है। और एक्चुअली मयंक मेहरा जी के साथ जो हमारा जुड़ाव है बहुत पुराना है, और क्योंकि पहाड़ हमारे दिलों में बसता है और जब कलम उठाने की कोशिश करी तो तब तक पहाड़ सामने नजर आए और पुरानी जो स्मृतियां हैं वो मेरे सामने आती रही और वो लिखते रहे। और इसी बीच में एक्चुअली हेमंत बिश जी ने इसमें काफ़ी सहयोग दिया एडिटिंग करने में, कैसे चीज़ों को और जुड़ाव किया जाए, क्योंकि हम अभी एक्चुअली नया स्टार्टअप है, नया शुरुआत है। और जो मयंक ने ये सब चीज़ें करवाई वाकई तारीफ के काबिल है और ऐसा ही प्रोग्राम आगे होता रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। प्रारंभ किया। खबर औरैया जिले से है, जहां काजी अब्दुल समद मियां चिश्ती ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन को लेकर मुस्लिम संविदा के साथ बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में मोहम्मद साहब के बारे में जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि मोहम्मद साहब का जन्मदिन बड़ी ही यकीरत और एहतराम के साथ मनाएं और अपने घरों में झंडा लगाएं। उन्होंने कहा कि चांद की 12 तारीख को मोहम्मद साहब का जुलूस निकाला जाएगा। साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन भी किया। आपका बहुत बहुत पहले तो आपके चैनल का मैंने यहाँ पर मीटिंग की, सब लोगों को बुलाया और ईजा के आइम्मा, मसाजिद और मौजूदीन जो थे सब आए, तशरीफ़ लाए। उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इस कायनात में तशरीफ़ लाए और दाई अमन बनकर आए, अमन की दावत लेकर आए। लिहाजा हम ये चाहेंगे हर मुसलमान के बच्चे से, बड़े से, बूढ़े से, कि वो भी इस तरह का जुलूस निकालें कि अपने जो हमारे गैर हैं और जो हमारे मुल्की भाई हैं, वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ, ये आज मुसलमान जो निकले हैं ये अमन का परचम लेकर निकले हैं। और पक्का है ये हर आदमी चाहेगा कि अंधेरे में जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए न्यूज अवर के साथ। दर्शकों की पहली पसंद न्यूज आज सबसे आगे। अब नए कलेवर, नए तेवर और नए स्वरूप में टाटा प्ले के चैनल नंबर 1162 पर न्यूज रूम से सीधे आपके दिल तक न्यूज आर सबसे आगे। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबरों का रुख करते हैं। खबर निवाड़ी से है, जहां बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पूरे मध्य प्रदेश में निकाली जा रही है। बता दें, जन आशीर्वाद यात्रा 3 सितंबर से वनवासी राम की स्थली चित्रकूट से प्रारंभ हुई थी और निवाड़ी जिले की रामराजा की नगरी ओरछा में समापन हुआ। वहीं आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष पार्टियां गारंटी कार्ड लेते हुए घूम रही हैं, लेकिन वे एक दूसरे को ही गारंटी नहीं दे रहे। इसी के साथ सांसद गणेश सिंह ने कहा कि पिछड़ों के साथ अगर सबसे ज्यादा धोखा किया है तो वह कांग्रेस पार्टी है। हमने इस
अपार जन समर्थन मिल रहा है। अब तक लगभग 8 से 9 लाख लोगों का जन समर्थन अभी तक मिल चुका है और इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं को अपार सबसे ज्यादा पिछड़ों के साथ अगर धोखा किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब आरक्षण देने की बात आई SC ST को, तब उन्होंने कहा था OBC को भी दिया जाए, तो नेहरू जी ने मना किया था। इसके बाद मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। काका कालेलकर आए बना, उसकी रिपोर्ट लागू नहीं हुई। मंडल कमीशन बना तो प्रीमियर लगा दिया और लगातार धोखा करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अब तो वो आंसू बहा रहे हैं वोट लेने के लिए। बस बहुत सारे गारंटी कार्ड लेकर के घूमते हैं, एक दूसरे की गारंटी नहीं देते। कभी सुना है कमलनाथ जी ने कहा मैं दिग्विजय सिंह की गारंटी देता हूँ, और कभी कहा है दिग्विजय सिंह ने कि मैं कमलनाथ जी की गारंटी देता हूँ। इनके सारे गारंटी कार्ड झूठे हैं। हमारा तो एक ही गारंटी है, मोदी है तो मुमकिन। खबर असम के डिब्रूगढ़ से है, जहां आधुनिक तकनीक से बने आयकर भवन का विधिवत तरीके से उद्घाटन किया गया। इस आयकर भवन के खुलने से शहर के CR भवन को एक नया ठिकाना मिल गया है। CR भवन अब नए नाम आयकर भवन के साथ लोगों के बीच जाना जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने इस नवनिर्मित आयकर भवन का उद्घाटन किया है। डिब्रूगढ़ में आधुनिक शैली से दफ्तर बनने को कर्मचारियों को काम करने में सहूलियत होगी। वहीं दूसरी ओर आयकर भवन के उद्घाटन के पहले आयकर विभाग के शीर्ष अधिकारियों के आवासीय कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उत्तर पूर्व के मुख्य आयकर आयुक्त राजू टायेंग, गुवाहाटी के मुख्य कर आयुक्त N लोवांग के अलावा आयकर विभाग से अति विशिष्ट अधिकारी भी मौजूद रहे। इनकम टैक्स ऑफिस डिब्रूगढ़, इट्स अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। अभी तक तो हम लोग रेंटेड प्रीमाइसेस में था एंड ये बिल्डिंग वाज अर्लियर CR बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स करते थे, सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग। हम कस्टम्स एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मिलके थे, अभी वो बाइफोकेट हो गया। सो इनकम टैक्स का शेयर अलग हो गया, कस्टम्स का शेयर अलग हो गया, और ये जो ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ये हम लोग का इनकम टैक्स का शेयर में है। बिल्डिंग का डिज़ाइन हम लोग ऐसे इंकॉर्पोरेट किया ताकि सबको नेचुरल लाइट को जितना हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल एकदम कम होगा। देखिए, आप लोगों ने भी इसका अभी विजिट किया होगा, आपने देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत ही प्यारा प्लानिंग किया हुआ है, सनलाइट इतना आ रहा है, द फोयर इज सो ग्रैंड, द बिल्डिंग इज ग्रैंड एंड इट विल cater to the needs of the department in times to come, even if when we expand and we are trying to expand in future, so it will be able to cater to our needs. And it's a what I foresee, I have never been to this town earlier, and what I see with the new colony which has come up, it will be real good for our staff and officers, and they will be benefited in the long run. खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से है, जहां एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसमें एक नवजात शिशु के शव को कुत्ते नोचते दिखाया जा रहा है। बता दें, गांधी स्मारक संयुक्त जिला चिकित्सालय परिसर में 4 पहिया वाहन के नीचे नवजात शिशु को कुत्तों ने नोच कर काटा। तभी अचानक लोगों ने बच्चे के शव को कुत्तों से छुड़ाया और पुलिस को सूचना दी। अस्पताल में आए प्रत्यक्षदर्शी युवक ने पूरी जानकारी दी। किसी काम से मैं यहाँ आया था, एक मरीज हमारा भर्ती, उसको देखने आया था। अचानक हमारी नजर पड़ रही है कि एक छोटा शिशु जो कि उसको कुत्ते दौड़ा रहे थे, उसको नोच रहे थे। हमने दौड़ाया, कुत्ते भागे। मैंने देख रहा हूँ कि ये छोटा शिशु यहाँ पर लगता है मृत है, उसका एक हाथ और एक पैर कुत्ते नोच लिए थे। तत्काल मैं देखा हूँ, हमारे साथ 2-3 साथी और थे। देखने के बाद मैंने सोचा कि ये इसकी लापरवाही किसकी है, जहां तक मुझे लगता है कि उसके गार्जियन ही छोड़े होंगे। जैसा कि 2 बजे मैं अस्पताल से निकला था, उस टाइम तक तो कोई बच्चा नहीं था, लेकिन लगभग 3 बजे के लगभग हमको फोन आया कि कोई नवजात शिशु मृत अवस्था में वहाँ कोई आदमी छोड़ के चला गया है, जिसे निर्देश दिया गया कि उसको मॉर्चुरी में रखवा दिया जाए। कोई वो लावारिस हालत में था, कोई उसका केयर टेकर नहीं था। लगता है कि कोई परिजन का बच्चा मरा हुआ होगा, वो यहाँ आए होंगे और नहीं ले जाने की स्थिति में यहीं छोड़ के चले गए होंगे। तो उसका पुलिस को सूचना दे दी गई है, जो भी विधिक प्रक्रिया होगी उसको पूरी कराई जाए। खबर उत्तराखंड के लोहाघाट से है, जहां डीएम ने ग्राम में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई का शुभारंभ किया है।
बता दें, स्वजल विभाग की ओर से 16 लाख रुपए की लागत से चंपावत जिले की पहली ग्राम ब्लॉक स्तरीय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई का निर्माण हुआ है, जिसका डीएम ने रिबन काटकर शुभारंभ किया है। साथ ही कार्यक्रम ग्राम प्रधान जानकी बोहरा की अध्यक्षता में हुआ। आदरणीय डीएम सर के नेतृत्व में हम लोगों ने, जैसा कि आप विज्ञ होंगे, पिछले साल से हमने मुहिम चलाई थी कि यहाँ ये जो पटन पाटनी जो लोहाघाट से लगा हुआ वही ग्राम पंचायत है, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले एक कूड़े की गाड़ी यहाँ पे लगवाई थी और इसमें ग्राम प्रधान श्रीमती जानकी देवी जी का बहुत ही सहयोग रहा और यहाँ की सारी जनता का। आज इस कार्यशाला का शुभारंभ माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है, जिसमें कि आशा ही विश्वास भी है हमें कि इस ग्राम पंचायत को इस यूनिट से हमारे जो महिला समूह हैं या हमारे जो बेरोजगार युवा साथी हैं, तो उनको एक रोजगार का संसाधन यहाँ पर प्राप्त होगा करके सारे लोगों की आज जगी हुई थी। तो आज उसका हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा शुभारंभ किया गया है। अगर हर यहाँ का जो पाटन ग्राम सभा का नागरिक अगर अपने घर से ही कूड़ा अगर सूखा और अलग कर दे, तो जो हमारे पास सूखा कूड़ा आएगा उसके यहाँ पे प्रोसेसिंग के लिए हमने ये आज मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का उद्घाटन किया और एक कॉम्पैक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। तो मुझे लगता है कि अगर वो कूड़ा घर से ही सूखा और गीला हो जाए तो फिर वो कूड़ा नहीं रहता है, वो संसाधन बन जाता है और संसाधन से हम इतना पैसा निकाल सकते हैं कि इस प्लांट का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है मुझे पूरी उम्मीद है कि वो उसी हम अपनी इस रिकवरी से निकाल लेंगे। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां आपदाग्रस्त परिवारों की मदद के लिए लॉयंस इंटरनेशनल संस्था आगे आई है। आपको बता दें, कोटद्वार के कई क्षेत्रों में 8 से 14 तारीख के बीच भारी आपदा आई थी, जिससे कई परिवार आपदाग्रस्त हुए थे, जिन्हें मदद के लिए अब एक बार फिर लॉयंस इंटरनेशनल संस्था आगे आई है। वहीं कोटद्वार के महाराजा वेंडिंग पॉइंट में रिलायंस इंटरनेशनल संस्था ने लगभग 250 परिवारों को घर का पूरा सामान और राहत सामग्री उपलब्ध कराई है। 8 तारीख को जो यहाँ पे आपदा का समय आया, उस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में हम लोग डायनामिक क्लब्स के मेंबर नहीं गए, क्योंकि सुबह के 4 बजे के आसपास हम लोगों को खबर आ गई थी यहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है और हम लोग सारे के सारे हम लोग सर्वे पे निकले। सब लोग ने जाके पौड़िया और नदी के किनारे सने तक हम लोग सबने सर्वे किया। उसी दिन से हमने उसी समय से आपदा राहत कैंप हमने नीचे टूरिस्ट गार्डन में और ये जेके फार्म में दोनों में हमने लगाना स्टार्ट कर दिया था और सुबह के 9 बजे हम लोगों का सबसे पहला नाश्ते से लेके सब कुछ तैयारी शुरू हो गई। हमने 15 दिन लगातार राहत कैंप चला। अमितों को आज आप लगभग 250 परिवारों को राहत सामग्री वगैरह बांट रहे हैं, उस पर क्या? ये आपको याद होगा कि 8 तारीख को जिस तरह की आपदा आई थी कोबरा के अंदर, उस दिन 9 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग थी गाजियाबाद में। उस दिन हमने अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और अपनी डिस्ट्रिक्ट की पूरी टीम को हमने स्थापित कराया कि कोबरा में स्थिति तबाही हुई है और फिर 14 तारीख को फिर दोबारा तबाही हुई और जब उन लोगों को बताया गया तो उन्होंने एकदम तुरंत एक्शन लिया और इंटरनेशनल में इसकी बात रखी और जिसके कारण से आज फलस्वरूप आपके सामने दिखाई दे रहा है कि एक बहुत लार्ज स्केल पर और उनकी उम्मीद है कि वो चाहते हैं कि एक परिवार को कम से कम इतना सामान मिले कि उसका भरपूर उसका परिवार का पालन पोषण हो पाए। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो विदिशा पहुंचे। आपको बता दें, बच्चों को कलावा, तिलक और अन्य धार्मिक चिन्हों को लेकर रोक न लगाने के निर्देश दिए थे और आदेश जारी करते हुए कहा था कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार से धार्मिक रूप से भेदभाव न किया जाए। इसी के निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष विदिशा पहुंचे, जहां वे बाल गणेश उत्सव में भी शामिल हुए। पिछले दिनों रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आयोग को ये अनुशंसा जारी करनी पड़ी। बच्चों को राखी, कलावा, मौली, आटी बांधकर आने से रोका जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वातावरण जिस प्रकार सामूहिक गणेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, सभी को शामिल करके बिना किसी भेदभाव के वह परंपरा सभी और लागू होनी चाहिए। सभी धर्मों का हमको सम्मान करना चाहिए। सभी बच्चों को सभी धर्मों की शिक्षा इसी प्रकार दी जानी चाहिए। खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से है, जहां नगर निगम की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। बता दें, अभियान के दौरान अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त किया और उन पर चालानी कार्रवाई भी की गई, जिसको लेकर दुकानदारों ने कहा है कि वह आगे से अतिक्रमण नहीं करेंगे। इसके बाद जब्त सामान को वापस किया गया। इस दौरान दुकानदारों और नगर निगम की टीम के बीच नोकझोंक भी हुई।
काफी लोगों को शिकायतें थी कि यहाँ से आना जाना दूभर हो गए हैं। सब्जी वालों ने इतना अतिक्रमण कर लिया है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो चुका है। तो इन्हीं शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश के अनुसार, आदेश के अनुसार आज यहाँ पे अतिक्रमण अभियान चलाया गया है, जिन पे इन लोगों का सामान जब्त किया गया था। लेकिन इन लोगों के आगे से इस चीज के लिए कहने के लिए कि भाई हम आगे से अतिक्रमण नहीं करेंगे, इन पे जुर्माना किया गया है। ये दिल्ली रोड पे बार बार हम यहाँ पे आए हैं और अपने जो सफाई निरीक्षक हैं वो भी बार बार अमित तोमर इनको बता के गए, हम भी 10-15 बार इनको बता के गए हैं। इसमें अतिक्रमण की टीम, प्रबंधन दल की टीम यहाँ पे आकर के अपने अतिक्रमण दस्ता के साथ में और सफाई निरीक्षक अमित तोमर के साथ में यहाँ आकर के अभियान चलाया, जिसमें हमने जुर्माना लगाया है। जो भी सब्जी हमने उठाई थी वापस उनको दे दिया गया, सामान उनको दे दिया गया था, क्योंकि इसने खराब हो जाना था। इसलिए उस दृष्टि को दया की दृष्टि में रख करके मानवता की दृष्टि से ये सामान जो भी उनका हमने उठाया था वापस दे दिया गया और सबको जुर्माना लगाया गया। खबर सिंगरौली से है, जहां चितरंगी पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है। बता दें, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 62,800 रुपये जताई जा रही है। बता दें, आरोपी अपने किराना की दुकान में अवैध मादक पदार्थ की बिक्री करता था, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया है। मध्य प्रदेश सरकार विकास के दावे तो कर रही है, लेकिन ये दावे भोपाल से बाहर निकलते ही खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार के दावे और विकास की पोल खोलती तस्वीरें भी तब की हैं जब प्रदेश में विकास यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, लेकिन वादे और दावों की जमीनी हकीकत आइए हम आपको बताते हैं। अमेरिका से अच्छी सड़कों का दावों का सच। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं ओदेपुरा विधानसभा की बरेली में। यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव के माहौल को लेकर जनता क्या चाहती है और क्या विकास है, कि बरेली में क्या विकास हुआ है और क्या विकास होने वाला है। इस साल 2024 में किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी जुड़ चुके हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव व्यास। यहाँ पर किसकी सरकार चुनना चाहते हैं आप? 2024 बीजेपी। क्या विकास किए बीजेपी? मध्य प्रदेश सरकार विकास के दावे तो कर रही है, लेकिन ये दावे भोपाल से बाहर निकलते ही खोखले साबित हो रहे हैं। सरकार के दावे और विकास की पोल खोलती तस्वीरें भी तब की हैं जब प्रदेश में विकास यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, लेकिन वादे और दावों की जमीनी का हकीकत आइए हम आपको बताते हैं। अमेरिका से अच्छी सड़कों के दावों का सच। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं ओदेपुरा विधानसभा की बरेली में। यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव के माहौल को लेकर जनता क्या चाहती है और क्या विकास है, कि बरेली में क्या विकास हुआ है और क्या विकास होने वाला है। इस साल 2024 में किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी जुड़ चुके हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव व्यास। यहाँ पर किसकी सरकार चुनना चाहते हैं आप? 2024 बीजेपी। क्या विकास किए बीजेपी? पूरा विकास तो दिख रहा है, यहाँ कहाँ नहीं है विकास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप बीजेपी की सरकार चुनना चाहते हैं। 15 साल की सरकार हो गई है। यहाँ पर रोड की देख सकते हैं क्या रोड है। ये बीजेपी की सरकार कर नहीं है, ये यहाँ के पार्षदों का और नगर अध्यक्ष का है, ये उसके कारनामे है। नगर बीजेपी के थोड़ी है। नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं। क्या बीजेपी की सरकार बनती है यहाँ पर विकास होगा? क्या होगा ना, बराबर होता ही चला आ रहा है। कितना विकास दिख रहा है बरेली में? 100%। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकल जी बोल रहे हैं कि 100% विकास दिख रहा है, लेकिन जब कैमरे के सामने आया तो विकास है। आप देख सकते हैं कि रोड की क्या हालत है। यह है भाजपा का विकास और ये लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का विकास हो रहा है। इस बार भी भाजपा की सरकार बनती है तो विकास होता है। यहाँ पर जो अभी रोड बनी थी, तो भोपाल से लेके बरेली को औरांगे तक बनी है, तो उसमें बनने के बाद ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। क्या विकास है? देखिए, ये NHAI की सड़क है, ओसवाल से लेकर जबलपुर तक है, नेशनल हाईवे 45। पहले ये 12 इसको NHAI को बनाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको मध्य प्रदेश सरकार की जो एजेंसी है उसको हैंडओवर किया और उसके माध्यम से इसको बनवाया गया। MPRDC का कितना अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा किया है ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। महज 2 साल भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से सड़क को बने हुए, लेकिन अब वहाँ पर गड्ढे और
पेपर वगैरह ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं तो लोग आने जाने में अब मैं गलती किसकी है, प्रदेश सरकार की है, NHI की है, ये बात ही पता चलेगा। अब आपने आपको एक बात बताऊँ, ये 5 पार्ट में ये सड़क बनी, 8 किलोमीटर के 5 पार्ट दिए थे, 5 ठेकेदार, जबलपुर से भोपाल तक 60-60 किलोमीटर। एक पार्ट ऐसा है जिसमें किसी भी फेज पे पोल नहीं गड़े, लाइटिंग नहीं है। अब टोटल MPRDC ने बनाया है, फिर एक पार्ट को क्यों छोड़ा है, ये एक बड़ी बात है। अब आप मान लीजिए रायसेन जिले में इनका ऑफिस तो है नहीं, भोपाल जाना पड़ता है, शिकायत किसको करो, कलेक्टर को करो, तो कलेक्टर भी MPRDC की। इन चीज़ों में क्या है, लगता तो है भ्रष्टाचार, तो ठेकेदारों को फायदा पहुँचा। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा भी जुड़े हैं, युवा से पूछते हैं इस बार किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांक द्विवेदी है, मैं CGL प्री क्वालिफाई हूँ। अक्टूबर में मेरा मेंस है। मेरा एक ही टारगेट है, मैं SSC CGL की तैयारी करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो युवा और कृषक की जो कंडीशन है वो दोनों की दयनीय है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, युवा के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही। दोनों ही सरकार युवा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इस बार आप किसकी सरकार चुनना चाहते हैं, कांग्रेस या फिर भाजपा? राज्य में तो हम कांग्रेस चुनना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा ही। यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा सिर्फ कांग्रेस को ही पसंद कर रहे हैं, भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जब विकास की बात करें तो यहाँ पर विकास भी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा, विकास तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और यहाँ पर अभी भाई ने बताया कि यहाँ पर जब केंद्र में भाजपा की सरकार होने के कारण यहाँ पर एक विधायक है कांग्रेस के, इस कारण से यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। कैमरामैन मनीष सिलावत के साथ दीपेश पटेल। हमारे देश में गौवंश पूजनीय है। कहा जाता है कि 33 कोटि देवता गाय में निवास करते हैं। गाय का गोबर, गौमूत्र आदि सब मनुष्य के लिए उपयोग योग्य होता है। इसके बाद भी गौवंश सड़कों पर दिखती हैं, जिन्हें लोग अक्सर आवारा मवेशी कहते हैं। जबकि गौवंश संरक्षण के लिए सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कराया है। सरकारी अनुदान से करने और प्रति गाय के हिसाब से राशि भी दी जाती है। इन सब के बाद भी आवारा मवेशी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहा यह स्थिति बिगड़ रही है, देखते हैं आई एक रिपोर्ट। विदिशा के गंज बसौदा से ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें देखरेख के अभाव और अनदेखी के चलते गौवंश सड़क, रेल की पटरी और गली मोहल्ले के साथ अब किसानों के खेतों तक घूमते देखे जा सकते हैं। यह समस्या शहर ही नहीं गांव में भी है, लेकिन इसके बारे में न सरकार बात करना चाह रही है और न अधिकारी। दर दर भटकते गौवंश और उनसे होने वाली परेशानियों की जानकारी से जनप्रतिनिधि भी अनभिज्ञ नहीं है। इसके बाद भी आवारा मवेशियों की समस्या का पिछले कई सालों से कोई निराकरण नहीं निकल सका है। सड़क पर घूमते गाय बैल राहगीरों के लिए खासी हमारे देश में गौवंश पूजनीय है। कहा जाता है कि 33 कोटि देवता गाय में निवास करते हैं। गाय का गोबर, गौमूत्र आदि सब मनुष्य के लिए उपयोग योग्य होता है। इसके बाद भी गौवंश सड़कों पर दिखते हैं, जिन्हें लोग अक्सर आवारा मवेशी कहते हैं। जबकि गौवंश संरक्षण के लिए सरकार ने गौशालाओं का निर्माण कराया है। सरकारी अनुदान से प्रति गाय के हिसाब से राशि भी दी जाती है। इन सब के बाद भी आवारा मवेशी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ ये स्थिति बिगड़ रही है, आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। विदिशा के गंज बसौदा से ये तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें देखरेख के अभाव और अनदेखी के चलते गौवंश सड़क, रेल की पटरी और गली मोहल्ले के साथ अब किसानों के खेतों तक घूमते देखे जा सकते हैं। यह समस्या शहर ही नहीं गांव में भी है, लेकिन इसके बारे में न सरकार बात करना चाह रही है और न अधिकारी। दर दर भटकते गौवंश और उनसे होने वाली परेशानियों की जानकारी से जनप्रतिनिधि भी अनभिज्ञ नहीं है। इसके बाद भी आवारा मवेशियों की समस्या का पिछले कई सालों से कोई निराकरण नहीं निकल सका है। सड़क पर घूमते गाय बैल राहगीरों के लिए खासी समस्या बने हुए हैं। इनके अव्यवस्थित तरीके से सड़कों पर बैठने के कारण सड़क पर कई बार हादसे हो चुके हैं, जिनसे गौवंश के घायल होने के साथ कई बार वाहन चालक की भी मौत हो चुकी है। गाय को लेकर तो सब काफी समस्या है। 25 से 30% किसानों ने बोनी नहीं कर पाई सोयाबीन की। जो खुले खेत है, छोटे जो सक्षम किसान है, उन्होंने तो तार फेंस जाली लगा के अपना बंदेज करके वो लिया। और बाकी जो सक्षम नहीं है किसान छोटे छोटे, तो दिन रात भर खेतों पर रह रहे हैं, जब जान के खेती कर पा रहे हैं। गौशाला की मांग की थी मैंने, तो जिला सीओ साहब से ही मेरी बात हुई, विधायक जी से ही बात हुई। विधायक जी ने भी लेटर लगा दिया है,
जिला साहब बोले कि अभी स्वीकृत नहीं हुई, स्वीकृत होगी तो करा देंगे। गौशाला संचालकों ने मांग की है कि गौशालाओं को मिलने वाली राशि बढ़ाई जाए, समय पर दी जाए एवं बिजली एवं पानी की पुख्ता व्यवस्था प्रशासन की मदद से मुहैया कराई जाए। हालांकि गौशालाओं को संचालित करने में गौशाला समिति की मदद ग्रामीणों द्वारा भी की जाती है। पहले जब अपनी गौशाला चालू नहीं हुई थी उस समय चुनाव आ गए थे, आचार संहिता लग गई थी, तो किसानों ने एक समिति बना के इसको चलाया था। हमने भूसे वगैरह की व्यवस्था कर दी थी। इसके बाद में क्या है कि 100 से ज़्यादा हम रख नहीं सकते। अब ये स्थिति है, 100 से ज़्यादा हो जाएंगे तो फिर अव्यवस्था बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। गौशाला चने समय पे माने वो जो भूसा राशि है वो आती रहे। वो हमारा ये मतलब 20 रुपये में कुछ नहीं होता है। राजस्थान सरकार 40 रुपये प्रति गाय दे रही है। तो अगर सरकार चाहे, वो सोचे, इस पर विचार करें हमारे प्रतिनिधि, तो हो सकता है कि वो 40 हो जाए तो और अच्छी व्यवस्था चल जाएगी। वहीं विरोधी दल कांग्रेस के नेता कभी कभार मुद्दा बनाकर विरोध प्रदर्शन करते जरूर नजर आते हैं। गौशालाएं बनी भी हैं। 15 महीने की सरकार में जितनी गौशालाएं उन्होंने बनवाई, अगर 5 साल वो रहते तो गौ माता की हालत ये नहीं होती। आज गौशालाएं बनी तो हैं, लेकिन उसमें ना उनके खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था। गौशाला बन चुकी है लेकिन ट्यूबवेल नहीं है। अगर ट्यूबवेल भी हुआ है तो विद्युत मंडल की तरफ से ना ट्रांसफार्मर की वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ट्रांसफार्मर रखा है तो ट्यूबवेल नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है तो ट्रांसफार्मर, तो पानी की, मेरा कहने का मतलब पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। और बगैर पानी के गौशालाओं का चलना मैं नहीं समझता चल सकती है। भाजपा की बात करें तो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी ने जल्द ही इसके निराकरण की बात कही है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस विषय में जल्द ही कोई निर्णय लेंगे। गाय और एक्चुअली गाय में अगर देखा जाए तो हमारे पूर्व में भी गाय के अंदर जितने देवता वास करते हैं वो कहीं नहीं करते। तो और हमने इसको लेके अभी खुद हमारे यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय ने अपने स्वसंज्ञान से करीब 20-22 गौशालाओं का भ्रमण भी किया है। इधर गंज बसौदा मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने काऊ कैचर मंगवाकर नगर में घूम रहे आवारा मवेशियों को सड़क से हटाने की बात कही है। आमजन की भावना को देखते हुए गौवंश पे भी जल्दी यहाँ से पहले भी काऊ कैचर वहाँ से मंगवा करके और बाहर कराए गए हैं और ये शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। देश में चुनाव नज़दीक हैं। नज़दीक में चुनाव के चलते कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर बहुत जोर दिया जा रहा है। गाय को लेकर के मुद्दा भी बनाया गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर आज गायों की स्थिति ये है कि उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं। दर दर भटकती हुई गायों को लेकर नगर में और ग्राम में अलग अलग समस्याएं हैं। जहां नगर में सड़कों पर गाय बैठी दिखती हैं, वहीं पर गांव में खेत में पहुंचकर किसानों का सर दर्द बनी हुई है। हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, आइए हम इनसे जानते हैं गांव में क्या समस्याएं जो है गाय को लेकर के ये लोग सफ़र कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सर भूपेंद्र सिंह दांगी है नाम मेरा, मैं ग्राम जरोद से हूँ। गायों को लेकर क्या समस्या आप यहाँ पर महसूस करते हैं? सर बहुत बड़ी समस्या है सर गाय से, क्योंकि हमारी फसलों को देख रेख बहुत दिक्कत हो रही है इनसे, और इनसे रात के लिए जगना पड़ रहा है हमारे लिए रखवारी के लिए। ढोर जो जानवर हैं उनके सड़क में एक्सीडेंट हो जाते हैं, जो आदमी भी घायल होते हैं और गाय भी घायल होती हैं। गायों की समस्याओं को लेकर आपने इससे पहले किसी नेता या किसी अधिकारी से बात की है और क्या जवाब मिला आपको? हाँ महोदय, मैंने जो है ना हमारे माननीय क्षेत्रीय सांसद महोदय राज बहादुर सिंह से इसका आग्रह किया था कि महोदय हम आपसे कैश कुछ नहीं मांगना चाह रहे और ना आपकी स्कीमों की हमें कोई उपलब्धियों की ज़रूरत है। हमको तो केवल आप इनसे मुक्ति दिला दें। अगर आप इनका कोई विकल्प नहीं निकाल पा रहे तो हमको फॉरेस्ट में छोड़ने की अनुमति प्रदान कर दें। तो साहब उनने हमको कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कहने लगा मैं कलेक्टर महोदय से बात करूँगा। कलेक्टर महोदय से बात करूंगा, लेकिन शायद ये 5 साल पहले की बात बता रहे हैं। उसके बाद भी नहीं महोदय, जो है ना मात्र 6-1 महीने पहले की बात है। उसके बाद भी यहाँ पर जो है समस्या जस की तस। यहाँ पर पास में गौशाला है, तो गौशाला में कभी आपने गाय भेजने का कुछ प्रयास किया या वहाँ से क्या जवाब मिलता है? जी क्या है, वहाँ वो बोलते हैं यहाँ पूर्ति हो चुकी है। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? गौशाला बनवा दी जाए या हमें अनुमति दी जाए, इन्हें कहीं बाहर ले जाने के लिए हमें दिक्कत ना आए, हम फॉरेस्ट में छोड़ के आ सकते हैं।
तो ये था ग्रामवासियों का जो है गौ माता के प्रति अपने विचार, और समस्याएं वाकई में बहुत जटिल हैं। इन समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं ग्रामीण परेशान हैं। और आज जो है मैं गंज बासुदा के पास अम्मानगर गांव पर खड़ा हूं, और यहां पर ग्रामीणों से बात करके पता चला कि जो किसान हैं, कई किसानों ने अपनी ज़मीन तक खाली छोड़ी है। राहुल माथुर, न्यूज़ आवर, गंज बासुदा। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का गुड़ में समापन किया जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत रीवा से की गई थी, जो सेमरिया, सिरमौर, जवा, क्योथर होते हुए फिर से रीवा पहुंची, जहां कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को आमजन का भारी समर्थन मिल रहा है। यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच बीजेपी के काले कारनामों को अवगत करा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने रामभद्राचार्य की ओर से दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। आज जो 24 तारीख को जो जन आक्रोश रैली है, पूना पैक्ट धिक्कार दिवस के रूप में जो हम लोग करने जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस की दलित विरोधी नीति, उसका पर्दाफाश किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो बड़े पैमाने पर दलित पिछड़ों का उत्पीड़न करके और उनको जो हक अधिकार उनसे वंचित कर रही है, इन दोनों दलों की पोल खोलने का काम 24 सितंबर को हमारे राज्यसभा के सांसद, मध्य प्रदेश के मुख्य प्रदेश प्रभारी माननीय रामजी गौतम साहब इधर सबके बीच में आकर के इनकी कलाई खोलने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार विकास के दावे तो कर रही है, लेकिन ये दावे भोपाल से बाहर निकलते ही खोखले साबित हो रहे हैं।
सरकार के दावे और विकास की पोल खोलती तस्वीरें भी तब की हैं जब प्रदेश में विकास यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। लेकिन वादे और दावों की जमीनी हकीकत आइए हम आपको बताते हैं। अमेरिका से अच्छी सड़कों के दावों का सच। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं ओदेपुरा विधानसभा की बरेली में। यहाँ पर देख सकते हैं कि चुनाव के माहौल को लेकर जनता क्या चाहती है और क्या विकास है, कि बरेली में क्या विकास हुआ है और क्या विकास होने वाला है। इस साल 2024 में किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे साथ अंकल जी जुड़ चुके हैं। अंकल जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव व्यास। यहाँ पर किसकी सरकार चुनना चाहते हैं आप? 2024 बीजेपी। क्या विकास किए बीजेपी? पूरा विकास तो दिख रहा है, कहाँ नहीं है विकास। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप बीजेपी की सरकार चुनना चाहते हैं। 15 साल की सरकार हो गई है। यहाँ पर रोड की देख सकते हैं क्या रोड है। ये बीजेपी की सरकार का नहीं है, ये यहाँ के पार्षदों का और नगर अध्यक्ष का है, ये उसके कारनामे है। नगर बीजेपी के थोड़ी है। नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं। क्या बीजेपी की सरकार बनती है यहाँ पर विकास होगा? क्या होगा ना, बराबर होता ही चला आ रहा है। कितना विकास दिख रहा है बरेली में? 100%। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकल जी बोल रहे हैं कि 100% विकास दिख रहा है, लेकिन जब कैमरे के सामने आया तो विकास है। आप देख सकते हैं कि रोड की क्या हालत है। यह है भाजपा का विकास और ये लोग बोल रहे हैं कि भाजपा का विकास हो रहा है। इस बार भी भाजपा की सरकार बनती है तो विकास होता है। यहाँ पर जो अभी रोड बनी थी भोपाल से लेके बरेली को औरांगे तक बनी है, तो उसमें बनने के बाद ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। क्या विकास है? देखिए, ये NHAI की सड़क है, भोपाल से लेकर जबलपुर तक है, नेशनल हाईवे 45। पहले ये 12 थी। इसको NHAI को बनाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से इसको मध्य प्रदेश सरकार की जो एजेंसी है उसको हैंडओवर किया और उसके माध्यम से इसको बनवाया गया। MPRDC का कितना अच्छा स्ट्रक्चर खड़ा किया है ये तो आप लोग देख ही सकते हैं। महज 2 साल भी नहीं हुआ मेरे ख्याल से सड़क को बने हुए, लेकिन अब वहाँ पर गड्ढे और पेपर वगैरह ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो लोग आने जाने में अब मैं गलती किसकी है, मध्य प्रदेश सरकार की है, NHAI की है, ये आज के बाद ही पता चलेगा। अब आपने आपके पास बताऊँ, ये 5 पार्ट में ये सड़क बनी, 60 किलोमीटर के 5 पार्ट दिए थे, 5 ठेकेदार, जबलपुर से भोपाल तक 60 किलोमीटर। एक पार्ट ऐसा है जिसमें किसी भी फेज पे पोल नहीं गड़े, लाइटिंग नहीं है। अब टोटल MPRDC ने बनाया है, फिर एक पार्ट को क्यों छोड़ा है, ये एक बड़ी बात। अब आप मान लीजिए रायसेन जिले में इनका ऑफिस तो है नहीं, भोपाल जाना पड़ता है, शिकायत उसको करो, कलेक्टर को करो तो कलेक्टर भी MPRDC की। इन चीज़ों में क्या है, लगता तो है भ्रष्टाचार, ठेकेदारों को फायदा पहुँचा। यहाँ पर हमारे साथ एक युवा भी जुड़े हैं, युवा से पूछते हैं इस बार किसकी सरकार चुनना चाहते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियांक द्विवेदी है। मैं CGL प्री क्वालिफाई हूँ। अक्टूबर में मेरा मेंस है। मेरा एक ही टारगेट है, मैं SSC CGL की तैयारी करता हूँ। प्रेजेंट टाइम में जो युवा और कृषक की जो कंडीशन है वो दोनों की दयनीय है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, युवा के लिए बिल्कुल भी नहीं सोच रही। दोनों ही सरकार युवा को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इस बार आप किसकी सरकार चुनना चाहते हैं, कांग्रेस या फिर भाजपा? राज्य में तो हम कांग्रेस चुनना चाहते हैं, लेकिन केंद्र में भाजपा ही। यहाँ पर देख सकते हैं कि युवा सिर्फ कांग्रेस को ही पसंद कर रहे हैं, भाजपा को पसंद नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जब विकास की बात करें तो यहाँ पर विकास भी बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा। विकास तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा। और यहाँ पर अभी भाई ने बताया कि यहाँ पर जब केंद्र में भाजपा की सरकार होने के कारण यहाँ पर एक विधायक है कांग्रेस के, इस कारण से यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। कैमरामैन मनीष सिलावत के साथ दीपेश पटेल।
खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का गुड़ में समापन किया जाएगा। आपको बता दें, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा की शुरुआत रीवा से की गई थी, जो सेमरिया, सिरमौर, जवा, त्योथर होते हुए फिर से रीवा पहुंची, जहां कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को आमजन का भारी समर्थन मिल रहा है। यात्रा के माध्यम से हम जनता को बीजेपी के काले कारनामों से अवगत भी करा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने रामभद्राचार्य की ओर से दिए गए बयान पर भी निशाना साधा। आक्रोश यात्रा का चौथा दिन है। गणेश चतुर्थी के दिन रीवा जिले की शुरुआत हुई थी और आज रीवा शहर का रोड शो है। इसमें सबसे पहले कपूर साहब मैंने आदमी स्वर्गीय राजीव गांधी जी, हमारे सबके नेता, की मूर्ति में माल्यार्पण करके अब रोड शो की शुरुआत हो रही है। अभी तक यात्रा में किस तरह का समर्थन मिला है आपको? आपको इस बात से कह सकता हूं कि समर्थन कैसा मिला कि शाम 6 बजे का कार्यक्रम यदि रात को 11 बजे हो रहा है तो अपार जन समर्थन रस्ते पिछले 3 दिन मिला। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ आवर। नमस्कार।